ज्ञान ट्री के प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे मिले हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुत आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यूज़फुल बैचेस ला सकें, ताकि आप और एग्ज़ाम्स को आसानी से हिट कर सकें। और हमारे और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस समय समय पर आती रहती हैं, प्लीज़ उनको वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं हम इन्फ्लेशन के थर्ड पार्ट पे। मैं इससे पहले इन्फ्लेशन की 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का, पार्ट 3। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो इसको एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। बच्चा, इसको हिंदी में भी रेपो दर कहते हैं और इसको भी हिंदी में हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब जैसा रिलेशन हमारा बैंक के साथ होता है वैसा ही रिलेशन बैंक का अपने आरबीआई के साथ होता है। जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करता है तो आरबीआई उसको उस पर इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, और इस ब्याज को ही हम रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और वहीं पर जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई उस पर क्या देती है? इंटरेस्ट लेती है बैंकों से, और इस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। जब बैंकों को खुद को लोन आरबीआई से महंगा मिल रहा है तो वो कस्टमर को भी लोन महंगा देगी, और जब कस्टमर को लोन महंगा मिलेगा तो वो लोन की डिमांड कम करेगा, और लोन की डिमांड कम करेगा तो वहाँ पर उसके पास पैसा कम हो जाएगा, और जब उसके पास पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा? सप्लाई, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई डिमांड के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो रेपो रेट को हम क्या करेंगे? डिक्रीज नहीं करेंगे बच्चा, हम रेपो रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, रेपो रेट को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो रेपो रेट यहां पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ताकि बैंकों को लोन महंगा मिले, और बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो वो कस्टमर को भी लोन महंगा देगा। अब आ जाते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है वो दर जिस पर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करता है तो आरबीआई उन्हें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, तो उसी दर को बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर बैंकों को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, अगर बैंकों को इंटरेस्ट आरबीआई से ज़्यादा मिलेगा, जब आरबीआई में वो पैसा जमा करेगा तो वो क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ जमा करे? आरबीआई में। अब उसके पास पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए, तो वो क्या करेगा? कस्टमर के भी डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आरबीआई इसको 6 दे रही थी तो वो पब्लिक को 5 दे रहा था बैंक। अब आरबीआई ने कहा हम तुम्हें 9% देंगे, तो उसने कहा भाई ज्यादा पैसे कैसे जमा करें, ज्यादा पैसा कैसे अपने पास लाएं? तो उसने बैंक ने पब्लिक से कहा हम आपको 8% देंगे, आप हमारे पास जमा करो।
पब्लिक ने आर बैंकों को दिया, बैंकों ने उठाकर किसको दे दिया, आरबीआई को। तो मार्केट से पैसा पब्लिक के पास से निकल के बैंक के पास पहुंचा और बैंक के पास से निकल के कहां पहुंच गया, आरबीआई के पास। तो मार्केट में पैसा क्या हो गया, कम हो गया। और जब बाजार में पैसा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि बैंकों को ज्यादा ब्याज मिले। तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। भाई सिंपल सी चीज है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्याज के बारे में पढ़ा था, इंटरेस्ट है ना, पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो इंटरेस्ट, अगर बैंकों को लोन, अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, है ना, नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर था इंटरेस्ट, कि अगर हमें चीजों को सस्ता या महंगा करना है, प्लीज इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए पिछली 2 क्लासेस पार्ट 1 और पार्ट 2 इन्फ्लेशन की जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको आधा अधूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, चाहे वो लोन का हो चाहे वो डिपॉजिट का हो। अगर लोन का इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक मार्केट है, ठीक है, ये एक मार्केट है, मार्केट में पैसा कब आता है, मार्केट है मतलब पब्लिक है, पब्लिक है, मार्केट में पैसा कब आएगा, मनी कब आएगी, मार्केट में पैसा मार्केट में मनी कब आएगी, जब बैंक से पब्लिक क्या लेगी, लोन लेगी। और मार्केट से पैसा कब जाएगा, जब पब्लिक क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, कहां पर, बैंक में। तो मान लीजिए इस मार्केट में पैसा है, उस पैसे को अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले तो जहां से पैसे आ रहा है उस जगह को रोका जाए। तो क्या किया जाएगा, लोन का इंटरेस्ट क्या करेगी बैंक, हाई कर देगी। इसको हाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट हाई कर देगी। आरबीआई अगर बैंकों को हाई रेट पे लोन देगी तो बैंक भी कस्टमर को हाई रेट पे लोन देंगे, और जब बैंक कस्टमर को हाई रेट पे लोन देंगे तो वो लोन कम लेंगे, और जब वो लोन कम लेंगे तो मार्केट में आने वाला पैसा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब नया पैसा तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो पैसा आ चुका है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जो पैसा आ चुका है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक के डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। ऐसा कब होगा, जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करेगी तो उसको क्या मिलेगा, ट्रिपल आर मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट। तो जब ये हाई हो जाएगा तो बैंकों को इंटरेस्ट इस पे ज्यादा मिलेगा, तो आरबीआई में जमा करेगा, ज्यादा पैसा करने लिए पब्लिक का इंटरेस्ट हाई करेगी, तो बैंक पब्लिक का पैसा ज्यादा ज्यादा कहां पहुंच जाएगा, बैंकों के पास, ठीक है। तो मार्केट में नया पैसा आया नहीं, और जो पैसा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया इस इंटरेस्ट से, लोन के इंटरेस्ट से। तो अगर हमें मार्केट में पैसे को कम करना है, मार्केट में पैसा क्यों कम करना है, क्योंकि पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो क्या होगा बच्चा, प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। यहां पे ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या था, सीआरआर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर।
और दूसरा पॉइंट था हमारा स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। ये मैंने आपको पिछली क्लास में लिखा था कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में इनको बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनको बढ़ाएंगे या घटाने से पहले हम ये जान लेते हैं ये होते क्या है। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए मिस्टर ए ने पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर ए ने पीएनबी में डिपॉजिट किया। अब पीएनबी क्या करेगी, ये किसी दूसरे कस्टमर को इसका डिपॉजिट लोन के रूप में दे देगी, फिर इससे इंटरेस्ट लेगी। मान लीजिए इससे इंटरेस्ट लिया लोन पर इसने 9% बी से, और 9 में से 6 दे दिया मिस्टर ए को, और 3% पीएनबी का प्रॉफिट। राइट, यहाँ पे 3% क्या हो जाएगा, पीएनबी का प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 3%। तो यहां पर अगर हम बात करें डिपॉजिट की, ठीक है, तो पब्लिक को पैसा बैंक कब क्यों देती है, क्योंकि बैंक हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके क्या कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करें कि आरबीआई बैंकों से कहती है कि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी जिसने जमा किया है वो पैसा मांग सकता है, इसीलिए उसके पैसे के, कस्टमर के पैसे को मार्केट में लगाने से पहले उसके डिपॉजिट का कुछ रिजर्व अपने पास जरूर रख लें, तभी मार्केट में पैसा आगे लगाएं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो बैंक हमारे डिपॉजिट का क्या कर लेती है, कुछ रिजर्व रख लेती है। उस रिजर्व को रखने के बाद जो पैसा बचता है वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब किसी दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में देती है। तो जो रिजर्व वो आरबीआई के पास रखती है उसको हम कहते हैं सीआरआर, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। और जो रिजर्व डिपॉजिट का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखती है इटसेल्फ, उसे कहते हैं हम एसएलआर। ठीक है, अब अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सीआरआर एसएलआर कितना चल रहा है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इनके बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, मिस्टर ए ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो सीआरआर 4% है, तो 10,000 का 4% कितना हुआ, 400 रुपए। ये 10,000 में से 400 उठाकर किसको दे देगी, आरबीआई को रिजर्व के रूप में। और एसएलआर कितना है, मान लेते हैं ये है 18%, तो 10,000 का 18% कितना हुआ, 1,800 रुपए। दस हजार में से 1,800 किसको दे देगी, अपने पास रख लेगी, तो मतलब टोटल रिजर्व उसने कितना रख लिया, 2,200 रुपए। तो मिस्टर बी को इस केस में कितना मिलेगा, 7,800 रुपीज। मार्केट में कितना पैसा पहुंचेगा, 7,800, क्योंकि 2,200 रुपए का क्या रख लिया गया, रिजर्व। तो मिस्टर बी को बैंक ज्यादा से ज्यादा मिस्टर ए के डिपॉजिट में से ज्यादा वो कितना लोन दे सकती है, 7,800 रुपीज का लोन दे सकती है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए सीआरआर बढ़कर हो जाए 8%,
तो 10,000 का 8% कितना हुआ, 800 रुपये। और SLR बढ़कर हो जाए मान लीजिए 20%, तो ये कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो ये कितना हो गया टोटल रिजर्व, 2,800 रुपये। तो इस केस में मार्केट में कितना पैसा जाएगा, 7,200। तो आप खुद ही देखिए, अगर रिजर्व ज्यादा हो जाए तो मार्केट में जाने वाला पैसा अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मार्केट में जब रिजर्व ज्यादा रखे जाएंगे और पैसा कम जाएगा, तो पैसा जब कम जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से डिमांड कम होगी। डिमांड प्रोडक्ट की जब कम होगी तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चा, कि CRR को और SLR को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि CRR SLR अगर इंक्रीज होते हैं तो रिजर्व ज्यादा रखने पड़ते हैं, और जब रिजर्व ज्यादा रखने पड़ते हैं तो मार्केट में जाने वाला पैसा खुद ब खुद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और पॉइंट रह गया है, सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सब्सिडी किस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको, अगर आप ज्ञानफ्री के प्लेटफॉर्म पर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको नेशनल इनकम की एक क्लास दिखेगी जिसमें मैंने सब्सिडी के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप प्लीज वहां पर जाके एक बार देखिएगा कि सब्सिडी किसे कहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि सब्सिडी प्रोडक्ट के उस हिस्से को कहते हैं जो सरकार द्वारा प्रोड्यूसर को दी जाती है कंज्यूमर के बदले। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ए है जिसकी कीमत है, जिसकी प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, जिसकी प्राइस है 100 रुपए, और इस पर सरकार सब्सिडी दे रही है 20 रुपए की। तो ये पब्लिक को कितने का पड़ेगा, 80 रुपए का। वहीं पर सरकार सब्सिडी देने लग जाए 40 रुपए, तो सरकार को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, 60 का। सब्सिडी दे दे सरकार 60 रुपए, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 40 रुपए। तो आप देखिए, जैसे जैसे सब्सिडी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पब्लिक का पैसा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चीजें कंज्यूमर के लिए, जनता के लिए क्या हो रही है, सस्ती हो रही है। तो सरकार को जब चीजें सस्ती करनी होती हैं तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसर को सब्सिडी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सब्सिडी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि सब्सिडी जब बढ़ेगी तो हम वहां पर पैसा कम देंगे और हमारे जगह कौन ज्यादा पैसा देगा, सरकार ज्यादा पैसा देगी। तो यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और थर्ड पार्ट में भी हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी ज्ञानफ्री कोचिंग में, तब मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां दूंगी कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज CPI WPI। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्फ्लेशन का मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है, इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में और क्या सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। हम आ जाते हैं कि आज का आपका सेशन सिर्फ हाफ एन आवर का था। ठीक है, तो हाफ एन आवर में हमने इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन फिर से आपका 1 आवर का होगा जिसमें हम एक नए टॉपिक पे आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।